दांत वाली बहू। रंजना कभी ब्रश नहीं करती थी। उसे कितनी बार उसके माँ बाप ने डांटा, लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था, जिस कारण से उसके दांत पीले पीले हो जाते हैं। शादी के बाद। अरे बहू, वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है, पर तेरे दांत दांत इतने पीले कैसे हैं बेटा? कैसे मतलब? कोई सर्जरी थोड़ी ना कराई है। वो तो क्या नाम, मैं ब्रश नहीं करती थी तो पीले हो गए। अब क्या करूं? आप कहें तो लाल करवा लूं या फिर काले? यार ये क्या है, क्यों माँ से लड़ रही हो? लड़ रही हूँ? अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बोल रही है कि दांत पीले हैं, पीले। अरे तपस्या थोड़ी ना की है इन्हें पीले करने के लिए। बकायदा ब्रश नहीं किया है 20 साल तक, तब जाकर। छी, कैसी बात कर रही हो? ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे। अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर। अब देखो कैसे पीले पीले लग रहे हैं। रंजना सास की तरफ गुस्से से देखती है। फिर शुरू हो गई पीले पीले पीले। अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुल्ला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी, लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहे भाई साहब आप। खैर, अब वो लोग करते भी तो क्या करते, पीले दांत वाली बहू पल्ले पड़ी थी तो झेलना तो था ही। एक दिन कीर्तन में रंजना गाना गा रही थी। अरे कमला बहन, माँ का द्वार है, यहाँ तो सब शुद्ध होकर आते हैं, फिर अपनी बहू को ब्रश भी नहीं करवाती तुम। दूर से पीले पीले दांत भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अरे कोई 2 साल के बच्चे थोड़ी ना लेकर आई हूँ मैं बहू बनाकर। अच्छी खासी लड़की है, अरे कैसे करवाऊं ब्रश? ये तो उसे खुद करना चाहिए ना। अब माँ बाप तो इसके जैसे तैसे निपटा दिए, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी। सास बहू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोच लेती है कि अब इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी। अगले रोज बहू कहती है, अरे क्या हो गया, मंदिर नहीं जाना क्या? कीर्तन का वक्त हो रहा है। मेरी मधुर वाणी से कान्हा जी जागते हैं और सोते हैं। आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, आराम करूंगी मैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही? अभी तो मिथुन के गाने पर नाच रही थी आप, और अब बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भक्ति में मन लगा लो सासू माँ, ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी आप? हाँ? सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, इसकी चिंता तो ना कर, समझी? अपने मुंह की चिंता कर, जो ये पीले पीले दांत लेकर हर जगह पहुंच जाती है। पता है लोग कितना मजाक बनाते हैं। ना जी ना, मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ। तो ये बात है, कोई ना, मत जाओ, मैं अपने कमरे में ही बैठकर भक्ति कर लूंगी। ऊपर वाला दांत थोड़ी ना देखता है, मन देखता है, भावना देखता है। और अरे बस बस, तू सब कुछ दिखा, बस ये सफेद चमकदार दांत ना दिखाना किसी को, है? जा यहाँ से। बहू को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है। सुबह नहाकर किचन में खाना बनाना, फिर खाना खाना, कीर्तन भजन करना और सो जाना। एक दिन, माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। हाँ हाँ तो जाना, मैंने कौन सा तेरी आरती करनी है घर पर बैठकर। रंजना सहेली के घर जाती है, जहाँ वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है। अरे शिखा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? मैं गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार, उल्टा सही वक्त पर आई है। मैंने ये साड़ी और ज्वेलरी निकाली है यार, शाम को इनके ऑफिस की एक पार्टी में जाना है। बताना कैसा लग रहा है ये सब? नहीं यार, इस ड्रेस के साथ तो वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी। हाँ हाँ सही बोल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है। तो बड़ा जाती होगी ना पति के साथ पार्टी में। रंजना कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि यार काश ये बात सही हो जाती। पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में? क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी? रंजना घर आती है और रात में पति से सवाल करती है, एक बात बताइए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते? क्या आपके यहाँ ऑफिस में पार्टी नहीं होती? पति बेचारा क्या कहता कि दांत पीले हैं तुम्हारे इसलिए।
अरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ऑफिस में, तो कहाँ से लेकर जाऊं? और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो। अरे यार, सारे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, तो सोचता हूँ कि आराम ही कर लूं। क्यों? रंजना मन मार के रह जाती है। पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया। घर बैठी बैठी रंजना बोर हो जाती है। तभी उसे आइडिया आता है और वो मायके जाने का सोचती है। सासू माँ, 2 दिनों के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, आराम से जा। और हाँ, माँ से कुछ अच्छी आदत सीख कर आना कि कैसे शरीर के हर भाग की तरह दांतों की सफाई भी जरूरी होती है, समझी? शुरू हो गई ना आप? वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना दे। उन लोगों के लिए मैं मायने रखती हूँ, ना कि मेरे पीले पीले दांत। रंजना माँ को बिना बताए उन लोगों को सरप्राइज देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है, अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते हैं। अब माँ, काश रंजना दीदी के दांतों वाली प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादी में। हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसको उसके पीले दांत नहीं दिखते, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना एम्बैरेसिंग फील कराते हैं। मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैठना भी नहीं चाहती, और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। कोई कमी नहीं है उस लड़की में, बस यही कि दांत पीले हैं। वो तो भला हो जीजा जी और उनकी माँ का, जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है। रंजना को अपने घर वालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है, अपने दांत चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी। अरे क्या हो गया? तुम तो 2 दिनों के लिए गई थी ना। पर कोई ना, अच्छा है, चलो आ गई तो। रंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है, उसके चमकदार दांतों को दिखाती हुई। हैं? चले मंदिर? माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत एम्बैरेसिंग फील करवाया। मैं आज से रोज ब्रश करूंगी। रील्स वाली बहू। प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है। खाते पीते घूमते फिरते, घर में कॉलेज में। रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहां उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है, 1 मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहां प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं।
जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आई तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं। यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ, हाँ कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज। नौकर काम करेंगी और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विक्की के घर आते ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विक्की भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विक्की कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विक्की बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगे रहते हो। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम भी मेरे साथ रील्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें इज्जत से कोई बात समझ में नहीं आती क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौंध से। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम ही रिश्ता लेकर आए थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है। विक्की दरवाजा पटककर चला जाता है। धीरे धीरे विक्की प्रज्ञा से दूर होता जाता है। एक रोज मनीषा प्रज्ञा के ससुराल उससे मिलने जाती है। तब सुनीता उससे कहती है, बहन जी, अब आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाइएगा, आप ही का घर है। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रील नहीं बनाई मैंने। प्रज्ञा तुरंत अपने फोन में रील्स ऑन कर लेती है। ये सब मुझसे नहीं होता। तेरा ये भूत अभी तक नहीं उतरा क्या? बहन जी, आप कुछ कहती नहीं क्या इसे? जब आप ही कुछ नहीं कर पाई तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। सास तो वैसी ही बदनाम है। शाम को घर की लाइट चली जाती है और मनीषा प्रज्ञा से कहती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू लाइट का कुछ इंतजाम करना बेटा। अच्छा, कैंडल जला देती हूँ मम्मा। प्रज्ञा गाते हुए कैंडल जलाती है और खिड़की के पर्दे के पास रख देती है। मनीषा, जिसे बहुत दर्द हो रहा है, वो सो जाती है और प्रज्ञा हमेशा की तरह अपने रील्स में लग जाती है। उधर कैंडल की वजह से पर्दा आग पकड़ लेता है और मनीषा के कमरे में आग लग जाती है। बचाओ, कोई है, बचाओ। सभी भागते हैं और विक्की कमरे की आग बुझाने में लग जाता है, लेकिन तब तक मनीषा आधी जल चुकी थी। मनीषा की हालत देख प्रज्ञा रोने लगती है। विक्की मनीषा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट कराता है। विक्की प्रज्ञा से कहता है, देख लिया ना, तुम्हारे इस नाच गाने की वजह से आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते रह गई। अब पता नहीं तुम और क्या चाहती हो। उधर डॉक्टर कहते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, आधे से ज्यादा जल चुकी है। प्रज्ञा रोती हुई मंदिर में जाती है और भगवान के आगे जाकर कहती है, भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं कसम खाती हूँ, हाथ से ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी।
बस मुझे मेरी माँ वापस मिल जाए। 2 दिन बीत जाते हैं और मनीषा खतरे से बाहर आ जाती है। पेशेंट अब ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हो। सब कोई मनीषा से मिलता है और प्रज्ञा सबके सामने अपना फोन तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। बेटा, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है। मैंने तुम्हें रील्स बनाने से कभी मना नहीं किया, लेकिन हर वक्त एक ही चीज तो सही नहीं है। मैं समझ गई हूँ मम्मा, आई एम सॉरी। प्रज्ञा उस दिन से रील्स बनाना छोड़ देती है और पूरी तरह से अपने घर में लग। चाइनीज बहू। क्या हो रहा है ये देश में? चाइना ने तो आतंकी मचा रखा है। अरे क्या हो गया, क्यों चाइना को कोसता रहता है? भूल मत, तेरी ससुराल चाइना की ही है। हाँ माँ, पर ये देखना, लड़ाई झगड़े, ये बीमारी, ऊपर से ये देश कितना चालाक है, अंदर न जाने क्या क्या करता रहता है। तभी अंदर से बहू की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, ये देखिए, ये रूस ने यूक्रेन की हालत क्या कर दी है। ऊपर से चाइना में 2 बड़ा लॉकडाउन लग गया है। माँ जी, अब क्या किया जाए? अरे तो तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। वो क्या है ना माँ, हम लोग चाइना जाने की सोच रहे थे, सांगसू के भाई की शादी है। तो क्या? अरे कौन सा उन लोगों के यहाँ भाई घोड़ी चढ़ता है जो बहन काजल लगाकर नेक लगी? माँ जी, उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी है, उसमें या तो पुतली रह सकती है या काजल। साले की पुतली निकाल कर काजल लगा दो, अंधा कहीं का। क्या क्या बोले तुम मेरे भाई के बारे में? अरे नहीं नहीं बहू, वो तो बोल रहा था कि तुझे नेग मिल जाएगा। हैं, बहन है ना तू उसकी। नहीं नहीं माँ जी, मैं सब समझती, ये मेरे भाई का मजाक बनाते रहते। कितना सीधा है मेरा भाई, बिल्कुल छिपकली जैसा। नहीं नहीं बहू, सीधा गाय जैसा होता है। सही पकड़े हैं माँ जी। हाँ, तो मेरे भाई की शादी है, मैं चाइना जरूर जाऊंगी। तभी एक पड़ोसन आ जाती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू कहीं ना जा, हम लोगों का मन कैसे लगेगा तेरे बिना। ले बहू, तेरे भाई के लिए ये शॉल रख ले, हमारी तरफ से गिफ्ट कर देना। हाय रे, सब कितने अच्छे हैं। मेरी चाइनीज बहू को कितने प्यार से तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। सच में बड़ी भाग्यशाली हूं मैं। कैसी बात कर रही है? ये तो हम लोगों के देश की खूबसूरती है कि हर किसी को दिल से अपना लेते हैं, बस वो भी दिल से हमें अपना समझे। कैसी बात कर रही है आंटी जी? मेरे लिए आप सब सासू माँ जैसी ही हैं। मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है, ये सबसे अच्छा देश है, मेरा भारत महान। वैसे भी लड़की की शादी जहाँ होती है वो तो वहीं की हो जाती है ना। जीती रे बहू, सही बोल रही है। औरत तो होती ही पानी की तरह है, जो जहां जैसे रखे वैसी ही शेप ले लेती है। आंटी जी, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, समझ नहीं आया। नो प्रॉब्लम, मैं चाय बना कर लाती हूँ। फिर क्या, वो दिन भी आ जाता है जब बेटे बहू को चाइना जाना पड़ता है। वहां जाकर बहू का भाई कहता है, मेरे बहन आ गए, मेरे बहन आ गए। मैंने सबको बोला कि सब हिंदी में बात करेंगे, नहीं तो बहन नाराज हो जाएगी। थैंक्स बॉय, हिंदी मेरी भाषा है। आप मुझे उसमें बात करना अच्छा लगता है। आपने जीजा जी से मिलो। ओ बहन, तुम अंदर चलो। सभी बहू को अंदर लेकर चले जाते हैं, लेकिन सांगसू का पति, वो तो बेचारा चाइना के ससुराल के आंगन में अकेला खड़ा रहता है। काफी देर तक जब कोई उसे नहीं पूछता तो वो माँ को घर पर फोन करता है। हाँ बेटा, पहुंच गए ना कुशल मंगल? हाँ माँ, लेकिन सांगसू पता नहीं कहाँ है, वो तो अंदर गई है, तब से बाहर आई ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहा है? तो तू अंदर चला जा, तू बाहर क्यों है?
अरे दामाद है तू वहां का, उन लोगों ने तुझे बिठाया, चाय पानी कुछ नहीं पूछा? नहीं ना माँ। तभी सामने से सांगसू आती है। क्यों आप अभी तक तैयार नहीं हुए? और ये बैग लेकर क्यों कमरे से बाहर आए? इसे वहीं रख देते। कमरा? कौन सा कमरा? अरे कैसी बात कर रही हो? जब से तुम अंदर गई हो मैं बाहर ही तो खड़ा हूं। बहू को बहुत हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है। तभी उसका भाई और माँ आ जाते हैं। और सांगसू, अंदर खाना लग गया है। पहले ये बताओ कि मेरे पति को किसी ने खाना या पानी क्यों नहीं पूछा? वो भारत से ससुराल पहली बार आया है, वो भी मेरे कहने पर। उनकी इज्जत क्यों नहीं की? देख बेटी, तूने जबरदस्ती जिद में शादी की थी तो हम लोगों ने कर दी, लेकिन अब तुम ये सोचो, पूरी चाइना में मैं इस इंडियन को अपना दामाद बताऊं? सो सॉरी। हाँ संगसू, और तुम भी चुप रहना, नहीं तो वो लोग मेरी शादी तोड़ देंगे। ओह ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं बाहर होटल में रह लेता हूँ, तुम वही करो जो ये लोग चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हो? शादी के बाद पति जैसा भी हो, जो भी हो, पति होता है। वैसे भी तुम्हारे पूरे परिवार ने, सबने बिना सोचे मेरा साथ दिया, मुझे एक्सेप्ट किया, प्यार किया। मैं अपने देश में आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? ये हिंदी फिल्म का ड्रामा बंद करो, मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुपचाप अंदर चलो, नहीं तो ये शादी वादी यहीं खत्म करके इसे अकेले ही इंडिया जाना पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो माँ? ये मेरे पति हैं। नहीं था, हम लोगों ने यहाँ वकील को बुला लिया है, जिसके बाद अब तेरा तलाक करा के हम यहाँ के चाइनीज लड़के से तेरी शादी करा देंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो? हम तो यहाँ तुम्हारी शादी के लिए आए थे। नहीं नहीं, मैं सांगसू के बिना नहीं रह सकता हूँ। हाई वोल्टेज ड्रामा होने के बाद से ही सारा माहौल खराब हो जाता है कि तभी एक लड़की आती है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, सांगसू की शादी का मंडप परसों लग जाएगा, तब तक इसके पति को कमरे में बंद कर देते हैं। सभी सांगसू के पति का हाथ बांधकर उसे कमरे में बंद कर देते हैं। ये क्या कानूनी है? आप लोग मेरे पति के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, ये साफ बात है। पहले मैं अपनी शादी करूं, फिर तेरी भी शादी करवा दूंगा। सब कुछ तय हो जाता है, भाई की शादी हो जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब सांगसू की शादी वो लोग जबरदस्ती करने के लिए उसे मंडप पर ले जाते हैं। ऐसा मत करो, ये मेरी बीवी है। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी शादी? शादी तो तेरा बाप भी करेगा। हो मैं करूंगा शादी। प्लीज कोई मेरी शादी किसी अच्छा औरत से करवा दे। चुप, बिल्कुल चुप। फिर माँ सांगसू और उसके पति से कहती है, तुम लोगों का बच्चा मेरी कैद में है, अगर तुम लोगों ने कोई भी होशियारी की तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। दोनों माँ का रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। बच्चे की खातिर दोनों शांत हो जाते हैं और शादी की रस्में शुरू हो जाती है कि तभी सांगसू की सास पुलिस के साथ आ जाती है। माँ, सरसू माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ प्लीज हम लोगों को बचाकर वापस ले चलो। पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है। बेटी के बच्चे को मारने की धमकी तो कोई चुड़ैल ही दे सकती है। अरे तो ये चुड़ैल ही तो है। ये सही बोल रहे हैं, ये औरत किसी चुड़ैल से कम नहीं है। तभी उन लोगों का बच्चा भी आकर सांगसू के गले लग जाता है। माँ तू सही समय पर आ गई, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि यहाँ ये सब हो रहा है? बेटा ये चाइनीज लोग ना होते ही धोखेबाज हैं। इन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तेरे फोन को हमेशा के लिए मेरे फोन से अटैच कर दिया था, जिससे तेरे आसपास होने वाली सारी बात मैं सुनती रहूं। उस दिन भी मेरी तेरी बात हो रही थी तो तेरा फोन ऑन था, मैं सब समझ गई थी। मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए माँ जी, इंडिया वापस चलते हैं। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। केयरिंग इज केयरिंग। दोनों भाई नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। प्रियंका,
मेरा नाश्ता कहाँ है? भाभी, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इस पर प्रियंका किचन में से दोनों के नाश्ते की प्लेट्स लेकर बाहर आती है। लो भाई, आप दोनों का नाश्ता। किसी को भी 1 मिनट का सब्र नहीं है। ये प्रियंका का ससुराल है, जहाँ कोई औरत ना होने की वजह से शादी वाले दिन से ही घर के साथ दोनों भाइयों की जिम्मेदारियां प्रियंका संभाल लेती है। दोनों भाई शांति से नाश्ता कर रहे होते हैं कि अंकुश अपने भाई की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लेता है। आपको पता है ना, मैं खाना शेयर नहीं करता, फिर भी मेरी प्लेट में से खाना जरूरी है क्या? अरे हद हो गई है, मुझे नहीं खाना अब। अंकुर गुस्से में नाश्ता छोड़कर टेबल से उठ खड़ा होता है। अरे ये कैसा बिहेवियर है अंकुर? एक टुकड़ा ही तो है। एक हो या आधा, मुझे भूख लगी है तो ये सिर्फ मेरा ही है। उसे भी किसी के साथ शेयर करने बैठा तो भूखा नहीं रह जाऊंगा। अरे बाबा ठीक है, अब इस पर भी लड़ाई। दूसरा बना देती हूँ, पर प्लीज ऐसे खाना बीच में छोड़कर मत जाओ। इससे अन्न का अपमान होता है। ओ प्लीज भाभी, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपके पास पैसे हैं, खरीदो और खाओ। अगर नहीं खाया जाए तो फेंक दो। अरे दुनिया में सब यही करते हैं। अंकुर बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है, जिसके पीछे उसका बड़ा भाई मायूस सा घर में खड़ा रह जाता है। जिसने बचपन से सोने की चम्मच में खाया हो, उसे दुनिया के बारे में क्या पता होगा। वैसे गलती तो हमारी ही है। अगर कभी बचपन में ही सही गलत का फर्क सिखाया होता तो आज ये हाल नहीं होते। आप फिक्र क्यों करते हैं जी? भगवान है, वो जो भी करता है सबकी भलाई के लिए ही करता है। और जब वो चाहेंगे तो अपनी तरह से अंकुर भैया को भी सब कुछ सिखा देंगे। पत्नी की बात पर विश्वास कर अंकुश भी ऑफिस चला जाता है। सुबह से दोपहर होती है और अंकुर लंच करने ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां वो एक साथ बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। सर, क्या कोई आपको ज्वाइन करने वाला है? नहीं तो क्यों? अब कुछ नहीं सर, ऐसे ही। वेटर चला जाता है और कुछ देर में अंकुर का ऑर्डर लेकर वापस आता है, जिस पर अंकुर सब डिशेस में से थोड़ा थोड़ा खाकर बाकी ऐसे ही छोड़कर बिल देकर चला जाता है। वाह भगवान तेरी माया, कहीं कोई एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहता है और ये 5 लोगों का खाना ऑर्डर करके एक का भी पूरा नहीं खाते। पैसे वालों की माया। वेटर टेबल साफ कर बचा हुआ सारा खाना लेकर रेस्टोरेंट के पीछे घूम रहे बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसे देख बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। वाह, आज इतना सारा खाना आया। थैंक यू भैया, भगवान आपको खाने की फैक्ट्री बना दे। अगर ये फैक्ट्री मेरी होती तो तुम लोगों को कभी किसी का झूठा बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता। चलो तुम लोग खाओ, पर ध्यान रखो किसी को पता ना चले, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसी के साथ दिन बीतता है और रात को दोनों भाई एक साथ घर पहुंचते हैं। कुछ देर में सब डिनर करने बैठते हैं, जहां अंकुश अंकुर को समझाने की कोशिश करता है। अंकुर, अगर हमें लाइफ में सब कुछ मिला है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका गलत फायदा उठाओ, बल्कि तुम्हें उसकी मदद से दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। भैया, जिनके पास नहीं है उनकी वजह मैं तो नहीं ना। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, इसलिए अगर मैं एक इंसान कुछ नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे भैया बस एक चीज समझाना चाहते हैं कि जिस चीज की हमारे पास कमी नहीं है, उसे बर्बाद करने से अच्छा है कि लोगों के साथ शेयर करें। इससे हम सिर्फ सामान नहीं, खुशियां भी बांटते हैं, और इसमें तुम्हारा ज्यादा कुछ तो जाएगा नहीं। भैया भाभी की बात सुन अंकुर कुछ बोले बिना उठकर चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं, जिसमें अंकुश और प्रियंका कोशिश तो बहुत करते हैं, पर अंकुर पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। एक दोपहर अंकुर सैंडविच खाते हुए सड़क के किनारे चल रहा होता है। तभी उसकी नजर आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो सैंडविच सड़क किनारे फेंक आइसक्रीम खरीदने पहुंच जाता है। अब इसे कहते हैं जिंदगी का सुख। जैसे ही अंकुर आइसक्रीम लेकर पीछे मुड़ता है तो एक आदमी को सड़क से वही सैंडविच उठाते हुए देखता है। वो आदमी बहुत कमजोर, गरीब, जैसे बहुत दिनों से खाना ना खाया हो वैसा लग रहा था।
अंकुर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आदमी सैंडविच अंकुर की तरफ कर देता है। आपको भी खाना है क्या? क्या हम इसे आधा आधा कर ले? मुझे बहुत भूख लगी है। वो मेरा ही झूठा सैंडविच है। तुम दूसरा खरीद कर क्यों नहीं खा लेते? इसे क्यों खा रहे हो? अरे भैया, अगर खरीदने के पैसे होते तो 4 दिन से भूखा नहीं घूम रहा होता। हैं? क्या? तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी इस आधे सैंडविच को मेरे साथ बांटने के लिए तैयार हो गए? क्यों? अरे भैया, पैसा नहीं है तो क्या हुआ? इंसानियत आज भी उतनी महंगी नहीं हुई, और ना ही उस पर अमीर गरीब का टैग लगा है जो हम उसे रख ना सके। पर अफसोस, आजकल लोगों के अंदर पोषण, खून या विटामिन से ज्यादा इंसानियत की कमी होने लगी है। आदमी की बातों से अंकुर को समझ में आ जाता है कि वो आज तक कितना गलत काम करता आ रहा था। इसके बाद से वो अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करने और खाने को बर्बाद करने वाली आदत को छोड़ देता है। सास, बहू, सहेलियां। शिवानी एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी शादी अभी से होती है, जिसके परिवार में सिर्फ एक माँ ही होती है। शिवानी, माँ ने बहुत हिम्मत और मेहनत से मुझे पाला है। पूरी जिंदगी मेहनत की और मुझे इस लायक बनाया। शादी के बाद मेरी तुमसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि तुम उन्हें अपनी माँ की तरह ही मानना। तुम टेंशन ना लो, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा जनाब। ऑफिस में अभी का दोस्त कहता है, अरे यार, जोर की नींद आ रही है, मन कर रहा है सो जाओ। अरे क्यों, क्या हुआ? रात में क्या कर रहा था? हाँ जो अब नींद आ रही है। अरे यार, समझ ले, घर जाने का मन ही नहीं करता। ज्यादा ही माँ पकड़ लेती है बीवी की बुराई, और फिर कमरे में बीवी करती है माँ की बुराई। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। यार, ना सुनो तो मुसीबत, सुनो तो मुसीबत। हाँ यार, मेरी भी नई शादी हुई है। मैंने तो शिवानी को साफ साफ कह दिया है, भाई कुछ नहीं करोगी तो चलेगा, पर माँ की इज्जत हमेशा करना। अरे यार, माँ को भी समझा देना, क्योंकि गलती हमेशा बीवी की नहीं होती है। खैर, दिन बीतते हैं। अभी एक दिन शाम को जल्दी घर पहुंचता है कि घर में ताला लगा होता है। अभी माँ को फोन करता है। अरे बेटा, ये शिवानी जबरदस्ती पार्क में ले आई है। बोल रही थी कि माँ वॉक किया करो, नहीं तो घुटने जाम हो जाएंगे। अरे वो तो अच्छी बात है ना माँ, लेकिन मैं घर आ गया हूँ। अरे सामने पड़ोसी के घर चाबी दे दी है, जरा अंदर जाकर चाय चढ़ा देना। मैं और बहू आ रहे हैं, वो भी वॉक करके थक गई होगी ना। कहीं तू उसे ना बोल देना कि चाय बना दे। वाह माँ, बहू के आते ही बेटे को भूल गई। ठीक है, चढ़ा देता हूँ चाय, आकर छान लेना। सास बहू मजे से घर आते हैं। अरे अभी चाय बना दी हो तो ला दे जरा। माँ जी, ये ज्यादा हो जाएगा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं लाती हूँ तीनों के लिए चाय। अरे बहू, रात की सब्जी मुझे दे देना, मैं बैठ कर काट देती हूँ। तू जा, आज तेरा पति जल्दी आ गया है तो कहीं घूम कर आ। माँ तू भी चलना, साथ में चलते हैं। कई दिनों से तू भी तो नहीं गई कहीं। हाँ माँ, चलो ना। अरे नहीं, वो तेरी चाची आ रही है, वो कभी भी आ सकती है, तो मैं घर में ही रुक जाती हूँ। ठीक है माँ, हम दोनों होकर आते हैं। दोनों पति पत्नी घूमने निकल जाते हैं, लेकिन लौटने में उन्हें काफी रात हो जाती है। सुबह, अरे बहू, जरा अपनी चाची सास से भी तो मिल ले। मैं तो शाम को आ गई थी, मुझे क्या पता था कि तुम दोनों रात भर घूमते हो। बेचारी सास को घर में अकेला छोड़कर। अरे नहीं, मैंने ही तो बोला था जाने को, लेकिन ये नहीं पता था कि ये लोगों को आने में इतनी देर हो जाएगी। शिवानी को सास की बात थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। माँ जी, ये लीजिए, सब्जी काट दीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना सीख जा। तेरी सास बता रही थी कि तू कैसे हर काम में ढीली है।
शिवानी को ये तो पता था कि सास उसे ये कहती है, लेकिन वो ये बात चाची सास से भी कह देंगी, वो शिवानी नहीं जानती थी। हाँ चाची, किसी में कुछ अच्छाई होती है तो किसी में कुछ। कई बहुएं ढीली नहीं होती, लेकिन कुछ ज्यादा ही तेज होती हैं। अब आपकी बहू नेहा को ही देख लीजिए। माँ जी बता रही थी कि अरे बस बस बहू बस। नहीं नहीं, क्या बस? अरे क्या बात करते रहते हो तुम लोग मेरी बहू नेहा के बारे में, जरा बताओ तो। अरे वो पूरा काम करती है, बैठे बैठे नाश्ता खाना सब देती है। तेरी तरह नहीं, मम्मी जी सब्जी काट दो, हमें आने में रात को देर हो जाएगी मम्मी जी। शिवानी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। चाची सास के जाने के बाद शिवानी तैयार होकर पार्क में वॉक को निकल जाती है। वो सास को कुछ नहीं पूछती, ना ही आने के बाद साथ में बैठकर चाय पीती है और ना ही अब सब्जी काटने देती। कितना बुरा लग रहा है, शिवानी नाराज हो गई है। पहले तो शिवानी कितने अच्छे से बात करती, हंसती रहती और हमेशा मेरे साथ बैठी रहती थी। वहीं शिवानी अभी से कहती है, यार तुम्हारी माँ के लिए ना जितना भी कर दो कम है। चाची सास को कह रही थी शिवानी कामकाज पे ढीली है। लो अब कर रही हूँ सारा काम, बस हाँ बात नहीं करूंगी। देखते हैं क्या करती हैं अब। वहीं सास बेटे से कहती है, अरे पता नहीं तेरी बीवी को क्या हो गया है, न बोलती है न कोई बात करती है, ना ही अब मुझे वॉक पर ले जाती है। बेटा, माँ वो तो तेरा पूरा ख्याल रख रही थी, लेकिन लगता है चाची ने उसे कुछ कहा है तेरे बारे में। उसे लगता है कि तू उसकी बुराई करती है। तभी वहां शिवानी आ जाती है। लगता नहीं, करती है ये मेरी बुराई। अरे सब लोग परफेक्ट नहीं होते। मम्मी जी ये बताइए, आपने जब उनकी बहू नेहा की जरा सी बात की तो कैसे भड़क गई चाची कि मेरी नेहा के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा? बोलिए। माँ आप तो जानती हो ना कि वो कितनी तेज है। दादी ने भी उन्हें घर से निकाल दिया था। और आपको क्या लगता है कि नेहा भाभी से उनकी पटती है? अरे तभी तो घूम घूम कर रिश्तेदारों के घर पर रहती है। हाँ बेटा, ये तो तू ठीक कह रहा है। वैसे मैंने शिवानी के लिए ये कहा था कि काम धीरे करती है लेकिन अच्छा करती है। ये बात तो चाची ने बताई ही नहीं, उल्टा बात का बतंगड़ कर गई। माँ दुनिया यही चाहती है, खासकर रिश्तेदार। किसी की सास को भड़का देते हैं तो किसी की बहू को। अरे बर्दाश्त ही नहीं होता कि सास बहू माँ बेटी की तरह रहे। अरे बेटा मैं क्या जानूं कि किसके मन में क्या है। माँ बस तू और शिवानी ये बात जान लो कि कोई भी सुख दुख होगा तो तुम दोनों ही साथ होगी, दूसरा कोई नहीं। हाँ माँ, अगर हम मिलकर रहेंगे तो अभी भी तो खुश रहेगा, और वो खुश रहेंगे तो हम दोनों भी खुश। क्यों माँ? शेयरिंग इज केयरिंग। दोनों भाई नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। प्रियंका, मेरा नाश्ता कहाँ है? भाभी मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इस पर प्रियंका किचन में से दोनों के नाश्ते की प्लेट्स लेकर बाहर आती है। लो भाई, आप दोनों का नाश्ता। किसी को भी 1 मिनट का सब्र नहीं है। ये प्रियंका का ससुराल है, जहाँ कोई औरत ना होने की वजह से शादी वाले दिन से ही घर के साथ दोनों भाइयों की जिम्मेदारियां प्रियंका संभाल लेती है। दोनों भाई शांति से नाश्ता कर रहे होते हैं कि अंकुश अपने भाई की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लेता है। आपको पता है ना मैं खाना शेयर नहीं करता, फिर भी मेरी प्लेट में से खाना जरूरी है क्या? अरे हद हो गई है, मुझे नहीं खाना अब। अंकुर गुस्से में नाश्ता छोड़कर टेबल से उठ खड़ा होता है। अरे ये कैसा बिहेवियर है अंकुर, एक टुकड़ा ही तो है। एक हो या आधा, मुझे भूख लगी है तो ये सिर्फ मेरा ही है। उसे भी किसी के साथ शेयर करने बैठा तो भूखा नहीं रह जाऊंगा। अरे बाबा ठीक है, अब इस पर भी लड़ाई। दूसरा बना देती हूँ, पर प्लीज ऐसे खाना बीच में छोड़कर मत जाओ, इससे अन्न का अपमान होता है। ओ प्लीज भाभी, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपके पास पैसे हैं, खरीदो और खाओ, अगर नहीं खाया जाए तो फेंक दो। अरे दुनिया में सब यही करते हैं।
अंकुर बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है, जिसके पीछे उसका बड़ा भाई मायूस सा घर में खड़ा रह जाता है। जिसने बचपन से सोने की चम्मच में खाया हो, उसे दुनिया के बारे में क्या पता होगा। वैसे गलती तो हमारी ही है। अगर कभी बचपन में ही सही गलत का फर्क सिखाया होता तो आज ये हाल नहीं होते। आप फिक्र क्यों करते हैं जी? भगवान है, वो जो भी करता है सबकी भलाई के लिए ही करता है, और जब वो चाहेंगे तो अपनी तरह से अंकुर भैया को भी सब कुछ सिखा देंगे। पत्नी की बात पर विश्वास कर अंकुश भी ऑफिस चला जाता है। सुबह से दोपहर होती है और अंकुर लंच करने ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां वो एक साथ बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। सर, क्या कोई आपको ज्वाइन करने वाला है? नहीं तो क्यों? अब कुछ नहीं सर, ऐसे ही। वेटर चला जाता है और कुछ देर में अंकुर का ऑर्डर लेकर वापस आता है, जिस पर अंकुर सब डिशेस में से थोड़ा थोड़ा खाकर बाकी ऐसे ही छोड़कर बिल देकर चला जाता है। वाह भगवान, तेरी माया। कहीं कोई एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहता है और ये 5 लोगों का खाना ऑर्डर करके एक का भी पूरा नहीं खाते। पैसे वालों की माया। वेटर टेबल साफ कर बचा हुआ सारा खाना लेकर रेस्टोरेंट के पीछे घूम रहे बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसे देख बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। वाह, आज इतना सारा खाना आया। थैंक यू भैया, भगवान आपको खाने की फैक्ट्री बना दे। अगर ये फैक्ट्री मेरी होती तो तुम लोगों को कभी किसी का झूठा बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता। चलो तुम लोग खाओ, पर ध्यान रखो किसी को पता ना चले, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसी के साथ दिन बीतता है और रात को दोनों भाई एक साथ घर पहुंचते हैं। कुछ देर में सब डिनर करने बैठते हैं, जहां अंकुश अंकुर को समझाने की कोशिश करता है। अंकुर, अगर हमें लाइफ में सब कुछ मिला है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका गलत फायदा उठाओ, बल्कि तुम्हें उसकी मदद से दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। भैया, जिनके पास नहीं है उनकी वजह मैं तो नहीं ना। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, इसलिए अगर मैं एक इंसान कुछ नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे भैया बस एक चीज समझाना चाहते हैं कि जिस चीज की हमारे पास कमी नहीं है, उसे बर्बाद करने से अच्छा है कि लोगों के साथ शेयर करें। इससे हम सिर्फ सामान नहीं, खुशियां भी बांटते हैं, और इसमें तुम्हारा ज्यादा कुछ तो जाएगा नहीं। भैया भाभी की बात सुन अंकुर कुछ बोले बिना उठकर चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं, जिसमें अंकुश और प्रियंका कोशिश तो बहुत करते हैं, पर अंकुर पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। एक दोपहर अंकुर सैंडविच खाते हुए सड़क के किनारे चल रहा होता है। तभी उसकी नजर आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो सैंडविच सड़क किनारे फेंक आइसक्रीम खरीदने पहुंच जाता है। अब इसे कहते हैं जिंदगी का सुख। जैसे ही अंकुर आइसक्रीम लेकर पीछे मुड़ता है तो एक आदमी को सड़क से वही सैंडविच उठाते हुए देखता है। वो आदमी बहुत कमजोर, गरीब, जैसे बहुत दिनों से खाना ना खाया हो वैसा लग रहा था। अंकुर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आदमी सैंडविच अंकुर की तरफ कर देता है। आपको भी खाना है क्या? क्या हम इसे आधा आधा कर ले? मुझे बहुत भूख लगी है। वो मेरा ही झूठा सैंडविच है, तुम दूसरा खरीद कर क्यों नहीं खा लेते? इसे क्यों खा रहे हो? अरे भैया, अगर खरीदने के पैसे होते तो 4 दिन से भूखा नहीं घूम रहा होता। हैं? क्या तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी इस आधे सैंडविच को मेरे साथ बांटने के लिए तैयार हो गए? क्यों? अरे भैया, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इंसानियत आज भी उतनी महंगी नहीं हुई, और ना ही उस पर अमीर गरीब का टैग लगा है जो हम उसे रख ना सके। पर अफसोस, आजकल लोगों के अंदर पोषण, खून या विटामिन से ज्यादा इंसानियत की कमी होने लगी है। आदमी की बातों से अंकुर को समझ में आ जाता है कि वो आज तक कितना गलत काम करता आ रहा था। इसके बाद से वो अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करने और खाने को बर्बाद करने वाली आदत को छोड़ देता है। अंग्रेजन बहू और बेचारी भूली सास। माधवी अपने पति रमेश और अपने बेटे अजय के साथ रहा करती थी।
अजय का बचपन से एक ही सपना था कि वो अपनी आगे की पढ़ाई यूएसए में पूरी करे और इसीलिए वो यूएसए पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। 3 साल बाद जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके आता है तो अपने बेटे के आने की खुशी में माधवी उसकी पसंद के कई तरह के पकवान बनाती है और जब घर की डोरबेल बजती है तो माधवी अपने पति रमेश को कहती है, लगता है मेरा अजय आ गया है, आप यहीं बैठना, मैं दरवाजा खोलती हूँ। माधवी जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर अजय के साथ एक लड़की को देखकर वो अजय से पूछती है, ये कौन है बेटा? माँ, ये ग्रेटी है। हम दोनों यूएसए में साथ ही पढ़ते थे और अब ग्रेटी इस घर की बहू है। क्या बहू? अरे बेटा, तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं। कम से कम अपनी माँ को बता तो देता कि तू अपने साथ इस घर की बहू लेकर आ रहा है। मैं बहू के आने की कुछ तैयारी तो कर लेती। कोई बात नहीं बहू, यही रुक, मैं अभी तेरे लिए पूजा की थाल लेकर आती हूँ। मॉम, आप अपनी ये फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी कर लेना। I'm so tired right now. आजा डार्लिंग, अपना रूम कहाँ है? कोई बात नहीं बहू, तुम पहले आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ग्रेटी अपनी सास की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने रूम में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद माधवी अपने बहू बेटे के लिए चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में जाती है, जहाँ ग्रेटी अपनी सास से कहती है, अजय, अजय, क्या हुआ ग्रेटी? अपनी मॉम को बोलो कि अब ये जब भी हमारे कमरे में आए तो नॉक करके आए। आपसे मैं ऐसा ही करूंगी बहू। वो तो आज ही तुम दोनों आए हो तो मुझे लगा थक गए होंगे, इसलिए जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही चाय नाश्ता लेकर आ गई। वो क्या है ना, अजय जब भी बाहर से आता है तो आते ही चाय मांगता है, बस इसीलिए मैं ना ये चाय यहाँ रख देती हूँ, पी लेना, अदरक वाली चाय है। ये बोलकर माधवी वहाँ से जाने लगती है। तभी ग्रेटी अपनी सास से कहती है, जाते हुए अपनी साथ अपनी ये चाय भी ले जाओ, क्योंकि अजय अब चाय नहीं पीता। हाँ माँ, जब से मैं यूएसए गया हूँ तब से मैंने चाय पीनी छोड़ दी है। अभी कम करो, हम दोनों के लिए कॉफी ले आओ, मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अरे ठीक है, ला देती हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा इंडियन है या फिर वही अंग्रेजी? मेरे मम्मी पापा इंडियन हैं, पर मैं शुरू से यूएसए में रही हूँ, इसलिए मैं खुद को अंग्रेजी मानती हूँ। वैसे अब जल्दी से जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, और मेरे बारे में इतना ज्यादा इंक्वायरी करने का जरूरत नहीं है। अरे हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। वैसे बहू, मैं तुम्हें ना इंडिया के सारे तौर तरीके सिखा दूंगी। अरे क्या हुआ, तुम्हारी परवरिश अगर यूएसए में हुई है, हाँ तो इंडियन ही ना। आपसे ज्ञान नहीं मांगा है, अब कुछ देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दो प्लीज, हाथ छोड़ता है। अपनी बहू की बात सुनकर माधवी वहाँ से चली जाती है। माधवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर रमेश माधवी से कहता है, हमने इस नालायक को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था और इसने क्या किया, बाहर से अंग्रेजन बहू उठाकर ले आया। माधवी, तुम बहुत भोली हो, पर मैं नहीं। ये लड़की हमारा घर तोड़ देगी, हमसे हमारे अजय को दूर कर देगी। देखा, आते ही कैसे रोब झाड़ रही है, जैसे तुम इस घर की नौकरानी हो। तुम उसको बोलो कि तुम इस घर की मालकिन हो और उसकी सास हो, वो वही करे जो तुम कहोगी। अरे आप बेकार में ही गुस्सा हो रहे हैं। बहू यूएसए की है, यहाँ नई नई आई है, उसको यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, और वो मुझे अपनी माँ मानती है, तभी तो अपने नखरे दिखा रही है। वैसे भी ना बहू बेटी दोनों बराबरी होती है। माधवी, कौन सी बेटी अपनी माँ से ऐसे बात करती है जैसे तुम्हारी बहू कर रही है? मैं बस तुम्हारे कहने पर चुप हूँ, वरना मैं अपने बहू बेटों को आज ही घर से निकाल देता। ये कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ग्रेटी अपनी बेचारी भोली भाली सास पर अत्याचार करती रहती है। ग्रेटी अपना सारा काम अपनी सास से करवाती और उसी को भला बुरा सुनाती। ऐसे ही एक दिन माधवी कपड़े धो रही होती है और ग्रेटी माधवी को सताने के लिए अपने सारे कपड़े लाकर उसे देती है और कहती है, मॉम्स,
ये मेरे कुछ कपड़े हैं, जरा इन्हें भी धो दो। इतना बोलकर ग्रेटी तैयार होकर घर से जाने लगती है। तभी माधवी उससे कहती है, बहू, आज तुम्हारे ससुर के दोस्त के घर में एक छोटी सी पार्टी है। उन्होंने सह परिवार बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम और अजय भी आज हमारे साथ वहाँ चलो, और आज ना साड़ी पहनना। मॉम, अभी मैं क्लब जा रही हूँ, रात को मुझे टाइम मिलेगा तो आपके साथ चली जाऊंगी, पर सारी बारी नहीं पहनूंगी। ये कहकर ग्रेटी वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। सब ग्रेटी के घर आने का इंतजार करते हैं और इस वजह से कोई भी पार्टी में नहीं जा पाता। इंतजार करते करते रात के 12 बज जाते हैं। 12 बजे रात को ग्रेटी नशे की हालत में जख्मी घर आती है। अपनी बहू के सर और हाथ पर लगी चोट देखकर माधवी परेशान हो जाती है और जल्दी से फर्स्ट एड का बॉक्स लाकर अपनी बहू के सर पर पट्टी करती है। एक माँ की तरह प्यार करते हुए वो अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे चोट कैसे लग गई बेटा? मैं घर आ रही थी, एक बाइक वाले से मेरी टक्कर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, कल सुबह होते ही तुझे अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। अच्छा, अब तू ना आराम कर, मैं तेरे लिए अभी हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। माधवी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, ये अंग्रेजन हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब देख लो, आज इस अंग्रेजन बहू की वजह से सारे मोहल्ले में हमारी नाक कट गई है। आज सब हम पर हंसते हैं, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी छूट की वजह से हुआ है। ये कहकर रमेश अपने रूम में चला जाता है, पर माधवी अपनी बहू की पट्टी करके उसे उसके कमरे में जाकर सुला देती है। अगले दिन माधवी ग्रेटी को लेकर अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ ग्रेटी देखती है कि उस डॉक्टर की बहू ने साड़ी पहनी है और एक संस्कारी बहू की तरह घर में पूजा पाठ करके अपने सास ससुर के पैर छूकर उनका सुबह सुबह आशीर्वाद लेती है। डॉक्टर की बहू को देखकर ग्रेटी को अपना बर्ताव याद आता है और उसे एहसास होता है कि वो अपनी भोली और मासूम सास के ऊपर कितना अत्याचार करती है, पर फिर भी माधवी सबसे लड़कर हमेशा उसका साथ देती है। ये सब देखकर ग्रेटी को पश्चाताप होता है और कुछ देर बाद वो दोनों दवाई लेकर घर आती है। जब माधवी ग्रेटी को दवाई खिलाने के लिए उसके पास जाती है तो, मॉम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी भी आपके प्यार को नहीं समझा, आप पर इतना अत्याचार किया, आपकी बेइज्जती की, आपसे घर का सारा काम करवाया। आपने मुझे कितनी छूट दी, पर फिर भी मैं आपके साथ इतना बुरा करती थी। और आज जब मैं नशे की हालत में चट खाकर घर आई तो भी आपने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, उल्टा आपने मेरा साथ दिया, मेरी सेवा की। और जब मैंने डॉक्टर की बहू को देखा घर का काम करते हुए, अपने सास ससुर की सेवा करते हुए, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी रॉन्ग थी। एक इंडियन होकर भी एक बहू के कर्तव्य से दूर रही और आपके ऊपर अपनी अंग्रेजी का रौब झाड़ती रही। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। बेटा, अक्सर बच्चों से गलतियां हो जाती है। ऐसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बहू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि मेरी अंग्रेजन बहू कितनी समझदार हो गई है। जिसके बाद माधवी और ग्रेटी एक दूसरे को गले लगा लेती है और उसके बाद से ग्रेटी एक संस्कारी बहू की तरह रहती है और अपनी सास को किसी भी शिकायत का मौका नहीं देती। अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से दिल से सेवा करती है। अंतरिक्ष में गई सास बहू। मम्मी, आप इतनी अच्छी एस्ट्रोनॉट हो, फिर ये अर्ली रिटायरमेंट क्यों? क्योंकि बचपन से मेरा बस एक ही सपना था, जिसके लिए मैंने लाइफ में बहुत कुछ खोया और छोड़ा। लेकिन अब इस अर्ली रिटायरमेंट के जरिए मैं बस तुम दोनों के साथ और पास रहकर बिना किसी हड़बड़ी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। सास की बात सुनकर काजल मुस्कुराकर चली जाती है। उसी शाम ऑफिस से घर वापस आकर अजय अपनी मम्मी के पास बैठता है। मम्मी, क्या हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कोई नया स्पेस मिशन प्लान कर रही है? क्या मिशन है, बताओ ना मम्मी। हे भगवान, शरीर इतना बड़ा हो गया लेकिन दिमाग आज भी बच्चों से गया गुजरा है। घर में आया नहीं कि सवाल शुरू। तो तुम जवाब दे दो ना। मैं क्या जवाब दूं? जैसे तुझे मेरे रिटायरमेंट के बारे में पता ही नहीं। इतने समय से तूने मुझे ऑफिस जाते हुए देखा क्या? फिर मुझे कैसे पता होगा? जा,
तेरी पत्नी से पूछ, वो रोज ऑफिस जाती है। माँ की बात पर अजय आवाज लगाकर काजल को बुलाकर वही सवाल उससे भी पूछता है, पर काजल उसका कोई जवाब नहीं देती। और बोलो पत्नी से पूछने के लिए, मैडम जवाब ही नहीं दे रही। सवाल जायज हो तो जवाब मिलेगा ना, तुम्हें अच्छे से पता है। कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स के चलते हम किसी से भी ऑर्गेनाइजेशन और मिशन से रिलेटेड कोई बात नहीं कर सकते। वो तो पता है, लेकिन मुझसे भी छुपाने का मतलब समझ में नहीं आया। वो मम्मी, रिटायरमेंट एप्लीकेशन के बाद से आपने ऑफिस भी आना बंद कर दिया। सबको लगा कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं होगी, इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया। क्या तुम भी इस मिशन का हिस्सा हो? मैं ही इस मिशन की लीड साइंटिस्ट हूँ। ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मिशन है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया में हमारे नाम के साथ मेरा प्रमोशन भी पक्का है। काजल की बात सुनकर दोनों माँ बेटे हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अब दिन बीतने लगते हैं। काजल स्पेस मिशन के चलते पहले से ज्यादा बिजी हो जाती है और देर तक ऑफिस में समय बिताने लगती है। कुछ समय तक इसे चुपचाप देखने के बाद एक सुबह बहू को सामने देखकर आखिरकार सास उसे टोक ही देती है। आ रही हो या जा रही हो? भाई, हमें तो तुम्हारी शक्ल देखे लगता है सदियां बीत गई। मैडम कब आती है कब जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। अरे ऐसा कौन सा मिशन है जिसने सुबह रात घर परिवार सब भुला दिया? मिशन तो मैंने भी बहुत देखे हैं और गई भी हूं, पर ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। मम्मी, मैं आपकी चिंता और गुस्सा समझ सकती हूँ, पर यह स्पेस मिशन आज तक के सभी मिशन से बहुत अलग है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसा क्या है इसमें? आई एम सॉरी मम्मी, मैं नहीं बता सकती। भूलो मत, मैंने रिटायरमेंट अप्लाई किया है, लेकिन रिटायर होने में अभी 7 महीने बाकी है, जिसके हिसाब से मैं आज भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं। तो मुझे बताकर तुम कोई रूल नहीं तोड़ रही। मुझे सब याद है मम्मी, और मुझे ये भी पता है कि अगर आप साथ दें तो मिशन के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। पर सीनियर्स ने रूल बनाया है कि इस मिशन की इंफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं के पास होगी जो इसका पार्ट है, और मुझे तो उन्होंने खास अपने पास बुलाकर ये समझाया था। बहू की बात सुनकर सास सोच में पड़ जाती है और अगले दिन खुद भी ऑफिस पहुंच जाती है। ओहो, क्या बात है मैडम, रिटायरमेंट की एप्लीकेशन के बाद तो आपने दर्शन देने भी बंद कर दिए। अरे सर, अगर ईद का चांद रोज निकला करता तो क्या उसका स्वागत इतने जश्न से होता? इस पर सीनियर भी हंसने लगते हैं और दोनों कैबिन में जाकर बैठ जाते हैं, जहां सास बातों बातों में नए स्पेस मिशन के बारे में पूछती हैं। वो उन्हें मिशन के बारे में सब कुछ बताकर तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुला लेते हैं, जिसमें साइंटिस्ट की टीम और काजल के साथ एस्ट्रोनॉट्स की पूरी टीम भी होती है। तो ये है हमारी टीम, जो सब कुछ भूल कर दिन रात इसी मिशन पर काम कर रही है। अगर आप भी हमें ज्वाइन कर ले तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अगर आप मुझे टीम में चाहते थे तो पहले कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आपने स्पेस में ना जाने के फैसले के साथ डेस्क जॉब का भी इनकार कर दिया और अर्ली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, और फिर पिछले 1 महीने में किसी के साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। इसलिए हमने सोचा शायद अब आप ब्रेक लेकर इस सब से दूर रहना चाहती हो, और इसीलिए किसी ने आपको परेशान करना सही नहीं समझा। बात तो आपकी सही है, फिर भी एक सुझाव देना चाहूंगी। ये जो आप कर रहे हो ना, ये मिशन नहीं, साफ सुसाइड है। एक साथ इतने सारे लोगों को स्पेस में 6 महीने रहने के लिए भेजना आसान काम नहीं है, और ये बात मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें सारे कॉन्सिक्वेंसेस, स्पेस नेचर, मिशन की मुश्किल सबका पता है, और ऐसा करने वाले हम पहले नहीं हैं, इसलिए ये भी साबित है कि काम हो सकता है। आप सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए इतने सारे लोगों की जान और मेहनत को दांव पर लगाना चाहते हो, जिसमें सक्सेस रेट भी मुश्किल से 1% है। बहुत देर तक इन्हीं सब बातों पर बहस चलने और काजल की सास उर्फ ऑर्गेनाइजेशन की सबसे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट को बहुत देर समझाने के बाद भी जब वो राजी नहीं होती, तो ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर्स को उन्हें घर वापस भेजना पड़ता है।
लेकिन उसी के बाद से न चाहते हुए भी सास मिशन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। माँ, जब घर में बैठकर भी मिशन के बारे में ही सोचना है तो इससे अच्छा है कि वहां जाकर इस सोच के जरिए उनकी मदद ही कर दो। उन्हें ऑफिस में नहीं, स्पेस में जाने के लिए मेरी जरूरत है। वो चाहते हैं कि मैं हेड एस्ट्रोनॉट बनकर बाकी सबके साथ स्पेस में जाऊं। वाओ, रिटायरमेंट से पहले आखिरी असाइनमेंट की तरह इससे अच्छा और क्या हो सकता है माँ? आपको हाँ बोल देना चाहिए। उस टीम में एक मेंबर काजल भी है। अगर हम दोनों ही चले जाएंगे तो तुम अकेले कैसे रहोगे? वहां से जिंदा वापस आने की कोई गारंटी नहीं बेटा। अब भी हमें भेजना चाहते हो क्या? जिस दिन से आपको पहली बार स्पेस में जाते देखा है, तभी से ये डर और पॉजिटिविटी दोनों साथ लेकर जीना सीख गया हूं। आप जाओ मां, मुझे पूरा भरोसा है आप दोनों वापस भी आओगे और देश के साथ मेरा नाम भी रोशन करोगे। बेटी की बात सुनकर मां के अंदर हिम्मत आती है और वो एक बार फिर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाती है, जहां उसके फैसले से सब बहुत खुश होते हैं और स्पेस मिशन की तैयारी पहले से ज्यादा जोश में शुरू हो जाती है। कुछ ही समय बाद दोनों सास बहू स्पेस में पहुंच जाती हैं। आखिरकार आज मेरी साइंटिस्ट बहू एस्ट्रोनॉट भी बन गई। सिर्फ स्पेस सूट पहन लेने से कोई एस्ट्रोनॉट नहीं बन जाता। मैं साइंटिस्ट हूं और उसी में खुश हूं। अगर मिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो शायद कभी यहां आती भी नहीं। इसी तरह दिन पर दिन स्पेस की अनेक मुश्किलें और दिक्कत सहते हुए देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाते हुए सब सही सलामत अर्थ पर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद से दुनिया भर में ये मिशन सास बहू की अंतरिक्ष यात्रा के नाम से मशहूर हो जाता है।